अ वेरी वार्म वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स एंड न्यूक्लियाई के एमसीक्यूज और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। सो लेट अस बिगिन। द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम्स विल द रेडियस ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ द इलेक्ट्रॉन बी स्मॉलेस्ट। अच्छा, इस क्वेश्चन का आंसर तो हम तब दे पाएंगे इफ़ वी नो द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम्स, हाइड्रोजन जैसे एटम्स, राइट। अब ये ड्यूट्रॉन और ट्राइटियम तो ये डायरेक्टली हाइड्रोजन एटम्स ही है, और सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम मतलब इट इज़ अ हाइड्रोजन लाइक एटम। तो देखते हैं व्हाट इज़ द फॉर्मूला फॉर रेडियस ऑफ हाइड्रोजन लाइक एटम। सो द फॉर्मूला इज n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन पाई m ई स्क्वायर z। ये फॉर्मूला है हाइड्रोजन लाइक एटम का। अब वो लोग बात कर रहे हैं फर्स्ट ऑर्बिट की, तो n 1 होगा, तो फॉर्मूला अगर n को 1 डालेंगे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को 1 डालेंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम ई स्क्वायर z। मतलब ये पता चला कि रेडियस इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू z, बिकॉज बाकी सारे के सारे टर्म्स कांस्टेंट है। अब z जिसका ज़्यादा उसका रेडियस होगा सबसे कम। इसका ये हाइड्रोजन, ड्यूट्रॉन और ट्राइटियम, इनका z 1 होगा, तो इनका z तो 1 है, तो z ज़्यादा किसका है? हीलियम का। सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम का z 2 होगा, तो दैट इज़ वाई द आंसर शुड बी सिंगली आयोनाइज्ड हीलियम एटम, राइट। क्योंकि z ज़्यादा तो रेडियस कम। हमसे पूछा था कि किसका रेडियस कम होगा। नाउ लेट अस मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन। द रेडियस ऑफ फोर्थ ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी स्मॉलर देन इट्स एट्थ ऑर्बिट बाय अ फैक्टर ऑफ। ओके, अब देखते हैं रेडियस का फॉर्मूला तो हम ऑलरेडी जानते हैं, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट बाय पाई एम ई स्क्वायर z। नाउ मैं ये अज्यूम करके चलता हूँ कि ये सेम एटम की बात हो रही है। सेम एटम की बात होगी तो z कांस्टेंट और पाई एम ई स्क्वायर ऑलरेडी कांस्टेंट है, h और एप्सिलॉन नॉट भी कांस्टेंट है, तो r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू n स्क्वायर। मैं लिख सकता हूँ r इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा कि रेडियस इन फोर्थ ऑर्बिट अपॉन रेडियस इन एट्थ ऑर्बिट विल बी इक्वल टू 4 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर। तो कुछ इस तरह से आंसर आएगा। ओके, 4 स्क्वायर अपॉन 8 स्क्वायर, तो फाइनली 1/4 आएगा, राइट। तो मैं बोल सकता हूँ कि R4 इज 1/4 टाइम्स ऑफ R8। मतलब द फोर्थ ऑर्बिट रेडियस इज लेस दैन the eighth orbit radius by a factor of 4, so that is the answer. अब next question देखते हैं। In the spectrum of hydrogen atom, which transition will give longest wavelength? तो हाइड्रोजन एटम में कौन से ट्रांजिशन का वेवलेंथ होगा लॉन्गेस्ट? तो देख लेते हैं। n इक्वल टू 2, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ चाहिए ना, तो पहले मैं आपको एनर्जी लेवल डायग्राम दिखा देता हूँ ताकि हम बात कर पाए इस पर। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एनर्जी लेवल्स है, ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो है वो एनर्जी लेवल्स है। द गैप बिटवीन द लाइंस गो ऑन डिक्रीजिंग, जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे गैप कम होगा। नाउ लेट मी टेल यू दैट द गैप बिटवीन द लाइंस रिप्रेजेंट द एनर्जी डिफरेंस। तो जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे तो एनर्जी डिफरेंस कम होती जाएगी। ओके, तो अब एनर्जी डिफरेंस का वेवलेंथ से क्या लेना है, देखो क्या लेना देना है। एनर्जी डिफरेंस is nothing but the energy of the photon emitted, और energy difference will be equal to hc by lambda। सबसे कम energy difference जिस केस में होगा लैम्डा, उस केस में सबसे ज़्यादा होगा। हमको लॉन्गेस्ट वेवलेंथ पूछा है। लैम्डा एंड डेल्टा ई आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, तो लैम्डा विल बी लॉन्गेस्ट अगर एनर्जी डिफरेंस होगा सबसे कम। तो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस, ऑफकोर्स ऊपर जाएंगे तो एनर्जी डिफरेंस कम होगा, तो सबसे कम एनर्जी डिफरेंस होगा n इक्वल टू 8 टू n इक्वल टू 7 में, राइट। तो n इक्वल टू 8 टू n इक्वल टू 7 में सबसे कम एनर्जी डिफरेंस होगा, तो आंसर इज डी। अब फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ अ न्यूक्लियस डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास नंबर। न्यूक्लियस का कौन सा प्रॉपर्टी मास नंबर पे डिपेंड नहीं करता? तो ये तो काफ़ी इजी क्वेश्चन और डायरेक्ट क्वेश्चन है। द डेंसिटी ऑफ द न्यूक्लियस इज इंडिपेंडेंट ऑफ द मास नंबर। रेडियस डिपेंड करता है मास नंबर पे। रेडियस इज प्रोपोर्शनल टू a⁻⁴। मास तो ऑफकोर्स मास नंबर पे डिपेंड करेगा, बट डेंसिटी इज कांस्टेंट, और डेंसिटी का अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड है 10⁻17 kg/m³। ये वैल्यू आप याद रखना, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज फिफ्थ वन। इफ द नंबर ऑफ न्यूक्लियाई इन अ रेडियो एक्टिव सैम्पल एट अ गिवन टाइम इज n, व्हाट विल बी द नंबर एट द एंड ऑफ द 2 हाफ लाइफ्स। देखो कभी भी आपको क्वेश्चन ऐसे आए 2 हाफ लाइफ्स, 3 हाफ लाइफ्स, 4 हाफ लाइफ्स, तो आप याद रखना नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट
आफ्टर n हाफ लाइफ्स। कभी भी ऐसा सिचुएशन आया कि 2 हाफ लाइफ, 3 हाफ लाइफ, ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा, मतलब अगर ये पूछा जाए कि हाउ मेनी एटम्स आर लेफ्ट आफ्टर मल्टीपल्स, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ हाफ लाइफ, तब आपको क्या करना है मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट आफ्टर सर्टन हाफ लाइफ्स, उसका फॉर्मूला है, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए 1/2t/t इंटू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। 1/2t/t इंटू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स। अब t मतलब गिवन टाइम और कैपिटल T मतलब हाफ लाइफ। तो अगर आप देखो तो हमको टाइम जो दिया हुआ था वो था 2 हाफ लाइफ, राइट। तो t के जगह पे 2t लिखूंगा। इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स थे n, राइट। और मुझे पूछा था कि अब कितने एटम्स बचेंगे आफ्टर 2t, तो बस सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 1/4n। तो कभी भी इस तरह का प्रॉब्लम आए जहाँ पे आपको मल्टीपल्स ऑफ हाफ लाइफ्स दिया हुआ है, मतलब 3 हाफ लाइफ्स, 10 हाफ लाइफ्स, तो आप सीधा याद रखना कि नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट विल बी इक्वल टू 1/2t/t इंटू इनिशियल नंबर ऑफ एटम्स, वेयर स्मॉल t इज नथिंग बट द गिवन टाइम एंड कैपिटल T इज नथिंग बट द हाफ लाइफ। नाउ वी विल स्टार्ट विद द न्यूमेरिकल्स। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 6। डिटरमाइन द सीरीज लिमिट ऑफ बाल्मर पास्चेन फंड सीरीज गिवन द लिमिट फॉर लाइमन सीरीज इज 912। मतलब लाइमन सीरीज की लिमिट वेवलेंथ दी हुई है आपको 912। लिमिट वेवलेंथ मतलब क्या होता है, लास्ट लाइन, और हर लास्ट लाइन के लिए वैल्यू ऑफ आउटर ऑर्बिट इज इक्वल टू इन्फिनिटी। ठीक है, आप याद रखना कि अच्छा मैं इस केस में क्या करने वाला हूँ, सुनो आप, जब हम ये प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो आउटर ऑर्बिट के लिए हम क्वांटम नंबर जो भी होगा उसको हम बुलाएंगे m, और इनर ऑर्बिट के लिए जो भी क्वांटम नंबर होगा उसको हम बुलाएंगे n। तो आप गड़बड़ मत करना, आउटर ऑर्बिट के क्वांटम नंबर को हम m बुलाएंगे और इनर ऑर्बिट के क्वांटम नंबर को हम n बुलाएंगे। ठीक है, तो सबके इक्वेशंस बना लेते हैं और सॉल्व करते हैं। हम जानते हैं कि 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n² माइनस 1/m², ये तो हमारा फॉर्मूला है, राइट। और सीरीज लिमिट वेवलेंथ के लिए m आउटर ऑर्बिट इन्फिनिटी होगा तो m इन्फिनिटी आएगा, हर केस में m इन्फिनिटी आएगा। अब मैं स्टार्ट करता हूँ सॉल्व करना। तो एक बार है ना आपको एक्चुअली फॉर्मूला लिखना चाहिए था मेरे ख्याल से। फॉर्मूला, जो फॉर्मूला यूज़ होगा वो फॉर्मूला होगा 1/λ, यहाँ लिख दे देता हूँ मैं, 1/λ इज इक्वल टू r इंटू 1/n² इनर ऑर्बिट का क्वांटम नंबर माइनस 1/m², m इज़ आउटर ऑर्बिट का क्वांटम नंबर। अब अलग अलग बुक में अलग अलग चीज़ें लिखी होंगी, कोई लिखता है n इनिशियल और n फाइनल, कोई लिखता है p और n, तो अलग अलग लोग अलग अलग लिखते हैं। आपको ये याद रखना है कि ये इनर ऑर्बिट का क्वांटम नंबर है या आउटर ऑर्बिट का क्वांटम नंबर है। नाउ लेट अस सब्स्टिट्यूट n एंड m, एंड अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो यू विल गेट द इक्वेशन लाइक दिस, और लैम्डा एल का आंसर आएगा 1/r। और अब याद रखना हमको लैम्डा लाइमन पता है 912, हमको लैम्डा बाल्मर ढूंढना है, लैम्डा पास्चेन, लैम्डा फंड। और लाइमन सीरीज के लिए इनर ऑर्बिट का वैल्यू 1 होता है, बाल्मर के लिए 2 होता है, पास्चेन के लिए 3 होता है, और फंड के लिए हमेशा फिक्स्ड है वैल्यू, फंड के लिए 5 होगा। तो ये वैल्यूज़ आप ज़रा अच्छे से याद रख लेना। नाउ नेक्स्ट, अब हम लोग बाल्मर के लिए बनाएंगे। बाल्मर के लिए n2 हो जाएगा, m इन्फिनिटी हो जाएगा। तो अगर आप सॉल्व करोगे तो आंसर 4/r आएगा। ठीक है, 4/r, और 4/r को लिखा जा सकता है 4 इंटू 1/r, और 1/r इज़ नथिंग बट लैम्डा लाइमन। तो यहाँ पे मैं लैम्डा लाइमन लिख दूंगा तो आंसर आएगा 4 इंटू 912, और 4 इंटू 912 इज़ 3648। तो ये मेरा लैम्डा बाल्मर हो गया। अब यही इक्वेशन पास्चेन के लिए बना लेते हैं। पास्चेन के लिए क्या होगा कि n का वैल्यू होगा 3, क्योंकि पास्चेन में इनर ऑर्बिट का वैल्यू हमेशा 3 होता है, मतलब इनर ऑर्बिट का वैल्यू इज डिसाइडेड बाय द सीरीज। तो क्योंकि पास्चेन सीरीज की बात हो रही है तो n होगा 3, और लास्ट लाइन है तो m होगा इन्फिनिटी। तो आप ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आएगा 9/r। ठीक है, 9/r, और 1/r को लिख सकते हैं लैम्डा लाइमन। लैम्डा लाइमन सब्स्टिट्यूट कर लो तो आंसर आ जाएगा 8208 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, अब ऐसे ही हम लोग फंड सीरीज़ के लिए कर लेंगे। अब फंड सीरीज़ के लिए n का वैल्यू 5, m का वैल्यू इन्फिनिटी। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं। तो आप देख सकते हो कि ये 25/r आएगा, दैट इज 25 इंटू लैम्डा लाइमन, दैट इज 25 इंटू
25 into 9 12, so 25 into 9 12 is this answer. So this is the way we can solve this problem. आप इसको टफ सम नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें कोई लॉग कैलकुलेशन नहीं था. हाँ, सिर्फ आपको ये क्लिक होना चाहिए कि 1/r को लैम्डा लाइमेन लिखना है तो तुरंत आंसर मिल जाएगा, राइट. नेक्स्ट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 10. अच्छा, इस साल के लिए आप याद रखना, ओनली फॉर दिस ईयर बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट इन द सिलेबस. तो बाइंडिंग एनर्जी का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको स्किप कर देना. अब आप बोलोगे सर जब आप जानते हो कि बाइंडिंग एनर्जी सिलेबस में नहीं है तो भी आप सम्स क्यों करवा रहे हो. रीज़न बहुत सिंपल है, क्योंकि ये वीडियो मैं सिर्फ इस साल के बच्चों के लिए नहीं बना रहा हूँ. ये वीडियो यूट्यूब पे अब हमेशा रहेगा, काफ़ी दिनों तक रहेगा, राइट. तो दिस विल सर्व द पर्पज़ फॉर मेनी स्टूडेंट्स. आई मीन फॉर नेक्स्ट मे बी नेक्स्ट 2-3 ईयर्स तो एटलीस्ट सिलेबस चेंज नहीं होगा और सबके काम आएगा. तो देख लेते हैं. कैलकुलेट द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल गिवन दैट मास इज 4.00151 U. अब आप ध्यान से सुन लेना, जब आप गवर्नमेंट बुक देखना तो एकदम स्टार्टिंग में मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ न्यूट्रॉन ये सब दिया हुआ है. मास ऑफ इलेक्ट्रॉन तो आप उसको डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो सम्स में, तो पहले से ही दिया हुआ है. मतलब जब न्यूमेरिकल स्टार्ट होते हैं तो एकदम टॉप में उन लोगों ने दिए हुए वैल्यूज़, यू कैन यूज़ इट वेन एवर यू वांट. तो जब भी मैं मास ऑफ प्रोटॉन की वैल्यू लिखूंगा तो आप याद रखना मैंने वो वैल्यू कहाँ से ली है. वो गवर्नमेंट बुक में लिखा हुआ है, न्यूमेरिकल जहाँ स्टार्ट होते हैं उस पेज पे. तो बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अल्फ़ा, देखो अल्फ़ा पार्टिकल मतलब क्या होते हैं. अल्फ़ा पार्टिकल मतलब He24. अल्फ़ा पार्टिकल मतलब He24 मतलब 4 न्यूक्लियॉन्स है, उसका एटॉमिक मास नंबर 4 है, उसका एटॉमिक नंबर 2 है. तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स होंगे 2. A माइनस Z इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, दैट इज इक्वल टू 2. मास ऑफ हीलियम न्यूक्लियस में जानता हूँ, मुझे निकालना है बाइंडिंग एनर्जी. अब हम जानते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, या बाइंडिंग एनर्जी इज नथिंग बट, पहले डेल्टा एम निकाल लेते हैं, मास डिफेक्ट निकाल लेते हैं. मास डिफेक्ट इज नथिंग बट देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला फॉर मास डिफेक्ट, ZMP प्लस NMN, ZMP प्लस NMN, राइट. ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस. ये मास ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट्स माइनस मास ऑफ द न्यूक्लियस इज कॉल्ड एज मास डिफेक्ट. ये आप थ्योरी में पढ़ लोगे, डोंट वरी अबाउट दैट. Z का वैल्यू 2 दिया हुआ है. मास ऑफ प्रोटॉन आपको उस टेबल से लेना है जो गवर्नमेंट बुक में दिया हुआ है. तो दैट वे यू विल गेट द आंसर, और आप देखोगे तो आंसर आएगा इतना. ये U मतलब याद रखना AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट. अच्छा, आपको आंसर जो चाहिए एनर्जी का वो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में हमेशा निकालना रहेगा. तो बाइंडिंग एनर्जी इज ऑलवेज फाउंड इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो एक आप सिचुएशन याद रखना, U कभी भी आपको मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना तो आप याद रखना कि 1 AMU या U जिसको बोलते हैं, ओके, दैट करस्पॉन्ड्स टू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. मतलब अगर मैं 1 AMU मास को एनर्जी में कन्वर्ट करता तो एनर्जी रिलीज होती 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. ये आप थ्योरी में पढ़ेंगे तो आपको ये याद रखना पड़ेगा. 1 U करस्पॉन्ड्स टू एनर्जी ऑफ 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. तो इतना मास जो होगा दैट विल करस्पॉन्ड्स टू हाउ मच एनर्जी. तो ऑफकोर्स उसके लिए मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आंसर क्या आएगा, देखो, दिस इंटू दिस डिवाइडेड बाय 1. तो आंसर आएगा 0.03041 इंटू 931.5, जिसका आंसर आता है 28.33 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट. सो दिस इज द वे यू कैन सॉल्व द प्रॉब्लम. मतलब आप बाइंडिंग एनर्जी की हर प्रॉब्लम ऐसे करना, पहले मास डिफेक्ट AMU में निकाल लो, फिर आपको मालूम होना चाहिए कि 1 AMU मतलब 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऑफ एनर्जी. तो इतना AMU मतलब कितना एनर्जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा. So this is the way of solving the problems of binding energy. However, this year students of HSC board may not read this problem because इस साल के लिए तो मैंने बोला आपको सिलेबस से बाइंडिंग एनर्जी निकाली हुई है. 11th, हाँ ये पढ़ना पड़ेगा, ये बाइंडिंग एनर्जी का सम नहीं है. An electron in hydrogen atom stays in the second orbit for 10⁻⁻8 seconds. ठीक है, मतलब कोई इलेक्ट्रॉन है जो इतने टाइम तक सेकेंड ऑर्बिट में था. How many revolutions will it make around the nucleus in that time? इतने टाइम में वो कितना घूमेगा, करेक्ट. सो लेट अस सी, टाइम दिया हुआ है हमको, और मैं मान लेता हूँ कि लेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बी n, लेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस मेड बी n. ठीक है, अब मैं जानता हूँ कि अगर टाइम होता कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस होता 1. कैपिटल T में, कैपिटल T मतलब टाइम पीरियड में कोई भी बॉडी एक रेवोल्यूशन परफॉर्म करेगी, तो स्मॉल t में कितना करेगी. देखो, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन टाइम कैपिटल T इज 1, तो नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस इन स्मॉल t विल बी इक्वल टू व्हाट, T/T. इट विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो ना, T/T, और यही मुझे ढूंढना है n कितना.
अच्छा ये टी टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड की भी ज़रूरत पड़ेगी। आपको टाइम पीरियड की फॉर्मूला याद रखना है या डिराइव करना है ऑन द स्पॉट। ओके, तो मैंने याद रखा है तो मैं लिख देता हूँ। टाइम पीरियड इज गिवन बाय द फॉर्मूला 4 एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर एन क्यूब एच क्यूब बाय पाई एम ई रेज़ टू 4। अगर आपको याद नहीं है तो आपको ऑन द स्पॉट डिराइव करना पड़ेगा, राइट। अब देखो कौन से ऑर्बिट में है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन तो है सेकेंड ऑर्बिट में, और सेकेंड ऑर्बिट में एन की वैल्यू होगी 2, और एन को 2 डाल के अब मैं सॉल्व करूँगा और आंसर निकालूंगा। तो अगर मैं एन को 2 डाल के सॉल्व करूँगा तो देखो ये कैलकुलेशन मुझे करना है, और ये कैलकुलेशन ऑब्वियसली लॉग से ही करना पड़ेगा, तो मैंने करके रखा है ये कैलकुलेशन, ठीक है। अच्छा ये मुझे टाइम पीरियड मिला, लेकिन मुझे निकालना क्या था, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस। नंबर ऑफ रेवोल्यूशन इज स्मॉल टी बाय कैपिटल टी, तो स्मॉल टी को मैंने इससे डिवाइड कर लिया। ओके, तो आई गेट द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, और अब खाली सब्सटीट्यूट करना है और लॉग यूज़ करना है एंड आंसर आ जाएगा। सो ये मैं उसको प्रॉपर फॉर्मेट में लेकर आया, और अब लॉग कैलकुलेशन नेक्स्ट पेज पे देखना आप, ये देखो। सो दिस इज़ द लॉग कैलकुलेशन एंड दिस इज़ द फाइनल आंसर। दिस इज़ द नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस विच इट विल मेक। ओके, तो ऑफकोर्स कैलकुलेशंस थोड़ा टफ है, और ये लॉग ऑफ न्यूमरेटर है, ये लॉग ऑफ डिनोमिनेटर है, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, दैट विल गिव यू द आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 12th क्वेश्चन, डिटरमाइन द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अब फिर ये बाइंडिंग एनर्जी वाला सम आ गया। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ द अमेरिसियम आइसोटोप गिवन दैट द मास ऑफ AM95 टू बी 244.06428। अब उसी तरह करना है सम। पहले तो ये देखो, ये एटॉमिक मास नंबर में जानता हूँ, Z में जानता हूँ, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकाल सकता हूँ। ओके, आई नो Z, आई नो A, सो आई कैन फाइंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स A माइनस Z 149, और मास ऑफ न्यूक्लियस पता है। फिर एक बार वही मास डिफेक्ट निकालते हैं। मास डिफेक्ट इज इक्वल टू व्हाट, देयर इज अ फॉर्मूला ZMP प्लस NMN माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, ठीक है। तो देखो मैंने ये निकाल लिया आंसर। अब हमको पूछा था बाइंडिंग एनर्जी नहीं पूछा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब बाइंडिंग एनर्जी अपॉन नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, और नंबर ऑफ न्यूक्लियंस को ही बोलते हैं एटॉमिक मास नंबर। तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब बाइंडिंग एनर्जी अपॉन एटॉमिक मास नंबर, दैट इज डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन ए। ओके, डेल्टा एम सी स्क्वायर अपॉन ए। अब हम लोग MP MN इसका वैल्यूज़ ऑलरेडी गवर्नमेंट बुक में दिया हुआ है, सब्सटीट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ तक तो हम पहुँच गए हैं। ओके, अब देखो इसको डायरेक्टली मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। आप सीधा किससे मल्टीप्लाई कर दो, 931, इन दोनों को आप निकाल दो और सीधा मल्टीप्लाई कर दो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन। आप याद रखना, कभी भी ऐसे आंसर आया आपको लाइक मास इज इन AMU इंटू सी स्क्वायर लिखा है, तो आप उसको सीधा 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से मतलब 931.5 से मल्टीप्लाई कर दो तो आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। सो ये मैंने लिखा है यहाँ पे कि ये सी स्क्वायर को निकाल दो और सीधा 931.5 से मल्टीप्लाई करो तो आंसर विल बी इन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और ये कैलकुलेशन तो बहुत इजी है, लॉग से ही होगा, तो ये आंसर है उसका। सो दिस इज़ द आंसर 7.321 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर न्यूक्लियन, ठीक है। तो यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी नहीं पूछा था, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन मतलब बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस, और टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस मतलब एटॉमिक मास नंबर। आगे बढ़ते हैं, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सम नंबर 13। कैलकुलेट द एनर्जी रिलीज्ड इन द न्यूक्लियर रिएक्शन। जो भी दिया है आपको न्यूक्लियर रिएक्शन, देखो एनर्जी रिलीज हुआ मतलब क्या होता है कि मास डिफेक्ट है। मास डिफेक्ट है मतलब देखो ये मास प्लस ये मास, ये दोनों का मास ऑफ कोर्स इससे ज़्यादा होगा, या इसका मास इन दोनों के मास से कम होगा। फिर ये दोनों मिले तो ये बना, अगर लिथियम और पी, ओके, तो लिथियम और प्रोटॉन मिले तो अल्फ़ा बना, दैट इज़ व्हाट दे वांट टू से, ठीक है। लेकिन एक्चुअली क्या हुआ कि मास तो सेम होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स इज़ ग्रेटर दैन द मास ऑफ द प्रोडक्ट, और वो जो मास का डिफरेंस है उसी को मास डिफेक्ट बोलते हैं। तो अगर आप इस सम को ध्यान से देखो तो इट वुड बी लाइक दिस। मैंने लिखा है मास ऑफ द लिथियम न्यूक्लियस, मास ऑफ द प्रोटॉन, मास ऑफ द अल्फ़ा। तो इसमें मास डिफेक्ट क्या होगा, इन दोनों का एडिशन माइनस ये। तो मैं पहले समझा देता हूँ आपको। मास ऑफ द प्रोडक्ट इज़ लेस दैन द मास ऑफ द रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कौन है, प्रोडक्ट है 2 अल्फ़ा। 2 अल्फ़ा मतलब 2 मास ऑफ अल्फ़ा
ये होगा छोटा इससे, MLI प्लस MP से, मतलब लिथियम प्लस प्रोटॉन के मास से कम होगा। और ये मास का जो डिफरेंस है उसी को तो मास डिफेक्ट बोलते हैं, तो उससे हमको डेल्टा एम मिल जाएगा। ठीक है, डेल्टा एम कैलकुलेट कर लेते हैं। अब एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, डेल्टा एम इन AMU इंटू, मैंने बोला था डेल्टा एम C² फॉर्मूला है, लेकिन अगर आपको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो डेल्टा एम आप AMU में निकालो, इंटू 931.5 कर लो, तो आंसर मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आ जाएगा। तो अब तो ये मेरे ख्याल से सिर्फ लॉग कैलकुलेशन है, तो आप देख लो आंसर आ जाएगा 16.84 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, राइट। कंप्लीट द फॉलोइंग रिएक्शंस डिस्क्राइबिंग न्यूक्लियर डीकेस। अब आपको याद होना चाहिए कि कोई भी रिएक्शन जो होगा उसमें लेफ्ट साइड में एटॉमिक मास नंबर और राइट साइड में एटॉमिक मास नंबर का एडिशन सेम होना चाहिए, और एटॉमिक नंबर का एडिशन भी सेम होना चाहिए, करेक्ट। तो ये देख लेते हैं फर्स्ट वाला अल्फ़ा, ये एक्चुअली ये रेडियम नहीं है, ओके, ये रेडॉन है, याद रखना आप, क्योंकि रेडियम का 88 होता है और अगर एटॉमिक नंबर 86 है तो उसको रेडॉन होना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन नंबर ए में एटॉमिक नंबर 86 है तो ये रेडॉन है पक्का। अल्फ़ा मतलब हीलियम He24। तो देखो अब यहाँ पे क्या रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे कि आंसर मैच हो जाए। इधर 226 है ना, और ये 4 है, तो यहाँ पे 222 आना चाहिए। जो भी नया एलिमेंट आएगा उसका एटॉमिक मास नंबर 222, तो ये ऐड होकर 226 होगा। और इसका एटॉमिक नंबर 86 है, तो जो नया एलिमेंट फॉर्म होगा वो ऐसा होना चाहिए कि इन दोनों का एटॉमिक नंबर ऐड करने पे फिर 86 आना चाहिए। अब हीलियम का ऑलरेडी 2 था तो 84 होना चाहिए न्यू एलिमेंट का। और 84 किसका एटॉमिक नंबर होता है मैं आपको बता देता हूँ, आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस बता देता हूँ कि पोलोनियम की होती है, पोलोनियम, राइट। वैसे ये इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन मतलब चार्ज -1 और मास 0, तो मैं लिखता हूँ इक्वेशन, इलेक्ट्रॉन की चार्ज -1 और ये 0। तो जो भी नया एलिमेंट फॉर्म होगा उसका एटॉमिक नंबर ऐड किया इसके साथ तो आंसर 8 ही आना चाहिए जो लेफ्ट में है, तो ये 9 होना चाहिए, और मास नंबर भी ऐड करने पे 19 आना चाहिए। कौन है जिसका एटॉमिक नंबर 9 है, फ्लोरीन, हम जानते हैं ऑलरेडी। ऐसे ही सी में भी करना है, ओके, थोरियम प्लस, थोरियम इज इक्वल टू अल्फ़ा He24, ये अल्फ़ा मतलब He24 प्लस नया एलिमेंट रेडियम, सॉरी ये, हाँ ये रेडियम है। तो देखो आप 88 आया आंसर, 88 मतलब रेडियम, राइट। तो वो ऐड करके राइट साइड का एटॉमिक नंबर्स शुड बी इक्वल टू लेफ्ट साइड का एटॉमिक नंबर्स, एंड राइट साइड का एटॉमिक मास नंबर्स का एडिशन शुड बी इक्वल टू लेफ्ट साइड का एटॉमिक मास नंबर्स का एडिशन। ऐसे आप चारों बार कर लो, आपको आंसर आ जाएगा। अच्छा ये देखो, ये इलेक्ट्रॉन जैसा ही पार्टिकल है लेकिन इसका चार्ज पॉजिटिव है। तो इलेक्ट्रॉन विच इज इलेक्ट्रॉन, अ पार्टिकल सिमिलर टू दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन बट विथ पॉजिटिव चार्ज इज कॉल्ड एज पॉजिट्रॉन, तो इसको पॉजिट्रॉन बोलते हैं, राइट। आगे बढ़ते हैं। 15th, calculate the energy released in the following reactions given the masses of radium, lead, कार्बन, यूरेनियम, बेरियम, क्रिप्टॉन, कार्बन, सबका मास दिया हुआ है और न्यूट्रिनो की एनर्जी को इग्नोर करना है, मतलब ये न्यूट्रिनो की एनर्जी को छोड़ो। तो पहले ए वाला सॉल्व करते हैं, सब में एनर्जी रिलीज करना है, तो वही मास डिफेक्ट वाला सम है। एनर्जी रिलीज इज डेल्टा एम C², मतलब डेल्टा एम इन AMU इंटू 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और पहले इक्वेशन में देखो, पहले इक्वेशन में आप मास डिफेक्ट कैसे निकालोगे, इसका मास इन दोनों के मास से ज़्यादा होगा, तो इसका मास माइनस इन दोनों का मास, मास ऑफ रेडियम माइनस मास ऑफ लेड प्लस कार्बन, क्योंकि हम जानते हैं कि मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन मास ऑफ द प्रोडक्ट, तो वो जो डिफरेंस होता है उसी को तो मास डिफेक्ट कहते हैं। और ऐसा आपको 3 बार करना है, सेम 3 बार करना है। यहाँ पे लिखोगे मास ऑफ यूरेनियम माइनस इन दोनों के मास का एडिशन, और तीसरे केस में मास ऑफ कार्बन माइनस मास ऑफ बोरॉन माइनस मास ऑफ बोरॉन प्लस पॉजिट्रॉन। तो मैं लिख देता हूँ, पॉजिट्रॉन मतलब वही इलेक्ट्रॉन का मास, सेम पॉजिट्रॉन इलेक्ट्रॉन का मास सेम ही होता है। तो देखो ये सेकेंड केस में मैंने जैसा आपको बताया वही है आंसर, कि इसका मास माइनस इन तीनों का मास, ओके। और न्यूट्रॉन 2 बार है तो 2Mn लिखा हुआ है, बस इसको सॉल्व करते जाओ आंसर आ जाएगा। और ऐसा तीसरी बार भी करना है, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू गेट द आंसर। अगर आप मुझसे पूछो सर आपको कैसे पता चला कि मास ऑफ पॉजिट्रॉन इतना है, मैं आपको बता चुका हूँ, मास ऑफ पॉजिट्रॉन और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होगा, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बुक में दिया हुआ है, तो आप चेक कर लेना, आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, राइट। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, थैंक यू।